क्या आपने कभी सोचा है क्यों किसी व्यक्ति की माफ़ी सच्ची नहीं लगती, या क्यों किसी को लगता है कि आप वास्तव में अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हैं? बेहतरीन रिश्तों में भी हम सब गलतियां करते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं या बोलते हैं जिसके लिए हम बाद में अफसोस करते हैं, और अक्सर हम उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बेशक हमें हालात सुधारने होंगे, जो गलत किया है उसे सही बनाना होगा, मगर सिर्फ आई एम सॉरी या मुझे माफ़ कर दो आमतौर पर काफ़ी नहीं है। तब हम क्या करें? नमस्ते श्रोताओं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुभाषनी books.com के एक और दिलचस्प कड़ी में वापस आपका स्वागत है। इस नए साल के शुरुआत में मैं आपके लिए गैरी चैपमैन और जेनिफर थॉमस द्वारा लिखित When Sorry Isn't Enough लाई हूँ, जो एक प्रेरणादायक और व्यवहारिक पुस्तिका है। मैंने कुछ साल पहले गैरी चैपमैन की प्यार की 5 भाषाएं पढ़ी थी, जिसे मैं किसी को भी सिफारिश करूंगी, क्योंकि वो किताब रिश्तों के मुद्दों में सुधार लाने में काफ़ी मदद करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये किताब ही पढ़ी जाए, क्योंकि आज की किताब भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अपने जीवन के अनुभवों के साथ ही साथ 40 साल के पादरी जीवन मैरिज काउंसलिंग से प्राप्त अनुभवों के जरिए उन्होंने अपनी पहली किताब प्यार की 5 भाषाएं लिखी थी। गैरी चैपमैन की रिलेशनशिप किताबों की खूबी यह है कि वे बहुत ही व्यवहारिक हैं। When Sorry Isn't Enough गैरी चैपमैन की अधिक पढ़ी किताब प्यार की 5 भाषाएं के फॉर्मेट की नकल करता है, लेकिन ये क्षमा की 5 भाषाओं की चर्चा करता है। इस किताब में निपुण लेखक जोड़ी गैरी चैपमैन और जेनिफर थॉमस भिन्न प्रकार के क्षमा याचनाओं को परखते हैं। कैसे आप अपनी और अपने प्रियजनों की क्षमा भाषा की जांच करें, जीवन के अन्य नतीजों और लोगों द्वारा चोट पहुंचने पर कैसे उन्हें संबोधित करें, इन विषयों को परखते हैं। क्षमा, विश्वास और सलाह को भी इस किताब में संबोधित किया है। ये लेखक जोड़ी केवल यही नहीं बताते कि क्यों किसी की माफ़ी सच्ची नहीं लगती, बल्कि ये भी बताते हैं कि आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और कब वह स्वीकार की जाएगी। यहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे सार्थक माफ़ी आपकी दोस्ती, परिवार और शादी को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने की शक्ति प्रदान करती है। बहुत सारे रिश्तों के बुरे से बदतर हो जाने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, संबंधित व्यक्तियों में एक या दोनों जने अपनी गलतियां स्वीकार करने से इनकार करते हैं। दूसरा ये कि अगर एक जन माफ़ी मांगने को तैयार भी है, तो वो ये नहीं जानता कि वह किस तरीके से माफ़ी मांगे या कैसे माफ़ी मांगे जिससे दूसरे व्यक्ति को उसकी माफ़ी सार्थक लगे। हर किसी की अपनी ही माफ़ी की भाषा है जो उनके साथ प्रतिध्वनित होती है, और हम अक्सर उन लोगों के साथ जुड़े हैं जिनकी माफ़ी की भाषा हमारे अपने से अलग है। याद रखें, माफ़ी वो नहीं जो आप अपने सुविधापूर्ण कहें, माफ़ी वह है जो दूसरा आपसे सुनना चाहता है। यानी आप जो मर्जी बोलकर माफ़ी नहीं मांग सकते, आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होगा जो माफ़ी देने वाले सुनने की इच्छा रखते हैं। किताब का पहला हिस्सा माफ़ी कैसे मांगे और दूसरा हिस्सा कैसे माफ़ किया जाए के बारे में है। यदि आप चैपमैन की किताबों को पहले भी पढ़ चुके हैं या उनके प्रसंग सुन चुके हैं, तो आप जानते ही होंगे भगवान उनकी पुस्तकों का हिस्सा है। मुझे ये आक्रामक नहीं लगता, लेकिन अनजान लोगों को बताने वाली बात है, क्योंकि हर कोई भगवान के भक्त नहीं होते। कई अवधारणाओं के औचित्य साबित करने के लिए वे इसमें ईसाई धर्म ग्रंथों और मूल्यों का उपयोग करते हैं। ये शायद गैर ईसाइयों को पसंद ना आए या उनकी रुचि कम कर सकती है। यह मनमानी नहीं है, निश्चित रूप से ये किसी को बदलने का प्रयास भी नहीं है, और ये एक धर्मशास्त्र पुस्तक भी नहीं। यह एक किस प्रकार करें व्यवहारिक किताब है। आप पाएंगे कि यह एक ईसाई नज़रिए से लिखा गया है, लेकिन थॉमस और चैपमैन मुख्य रूप से अपने कई सालों के परामर्श अनुभवों से वर्णन करते हैं। वे आपको बताते हैं कि उस ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग में कैसे लाया जाए। उनको मिले बहुत सारे जोड़ों, एकलों, युवाओं, बूढ़ों, परिवारों और दोस्तों की कहानियों से ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं कि एक व्यापक गुंजाइश देते हैं।
इसमें मुझे जीवन अनुभव एक ताज़ा समावेश लगा। माफ़ी की भाषा इस जीवन में एक बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि इस किताब में दी गई अच्छी जानकारी को अपनाएं और प्रतिध्वनित ना होने वाले विषयों को छोड़ दें। अगर हम अपनी माफ़ी की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं, वैसे कौन नहीं चाहता, तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि उस व्यक्ति को माफ़ी कैसे दिखती है और हमें तदनुसार अपनी माफ़ी फ्रेम करनी होगी। उन्होंने माफ़ी की प्रक्रिया के अलग अलग भागों को बड़े विस्तार से समझाया है और बताते हैं कि कैसे कुछ भाग जिस व्यक्ति से हम माफ़ी मांग रहे हैं उनके लिए अधिक मायने रखते हैं और किन शब्दों से आपकी माफ़ी उन्हें सच्ची लगेगी। क्षमा याचना विभिन्न रूपों में आती है और विभिन्न लोग समाधान के अलग अलग तरीके पसंद करते हैं। कुछ लोग अपने अपराधी से ये सुनना पसंद करते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, यानी उनकी क्रिया के लिए सिर्फ एक अफसोस, जबकि दूसरे अपने अपराधी को विशेष रूप से यह स्वीकार करते सुनना चाहते हैं कि वे गलत थे, यानी वे चाहते हैं कि माफ़ी मांगने वाले अपनी गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करें। कुछ और लोग अपने अपराधी को पश्चाताप करने के लिए प्रतिबद्ध करना चाहते हैं, मतलब वे पछतावे की भावना सुनना चाहते हैं या भविष्य में उन्हें अपने व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध करना चाहते हैं। अगला है क्षतिपूर्ति, यानी कि मुआवजा देना। मतलब वे चाहते हैं कि अपराधी या तो उन्हें प्यार का आश्वासन दे या उसे दंडित करने की अनुमति। अंत में कुछ लोगों को क्षमादान मांगना पसंद है, यानी उनकी भावनाओं के आधार पर दोष मुक्ति प्रदान करने की शक्ति। ज़्यादातर आप जिस तरह की माफ़ी मांगते हैं उसी प्रकार की माफ़ी सुनना पसंद करते हैं। यह पुस्तक आपको माफ़ी के प्रत्येक भाषा के कई सारे उदाहरण और शब्द देता है, लेकिन अगर आप केवल उन माफ़ी शब्दों को दूसरों से छुटकारा पाने के लिए जानना चाहते हैं तो कृपया यह किताब ना पढ़ें, क्योंकि इस किताब का लक्ष्य वह नहीं है। लेखक लिखते हैं, असली माफ़ी क्षमा और सुलह की संभावनाओं का दरवाज़ा खोलता है। यदि यह आपका लक्ष्य है तो यह किताब आप ही के लिए है। कुछ अवधारणाएं अविश्वसनीय रूप से उपचारात्मक हैं और मेरा सबसे पसंदीदा है अपने आप को माफ़ करने पर लिखा गया अध्याय। लेखक जोड़ी समझाती है कि न्याय पाने की आपकी इच्छा गलत नहीं है जब तक आप उस इच्छा को धर्मपूर्वक निभाते हैं, और ना ही माफ़ी देने का मतलब है कि घटना आपकी याददाश्त से मिट गई, और ना ही आप लोगों को अपने बद्दे और निष्ठाहीन माफ़ी से आपके साथ हेरा फेरी करने की अनुमति दें, और ना ही आप अपने आप को माफ़ करने से इनकार करें। अगर मुझे इस किताब से कुछ भी आपत्ति है तो मैं उस बेटी की उदाहरण कहूँगी जो अपने पिता से माफ़ी मांगती है, जिसने उसके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया था। जिस इंसान को अपनी बेटी की रक्षा करनी चाहिए थी, प्यार करना चाहिए था, उसी ने यह घिनौनी हरकत की और पीड़ित बेटी उससे माफ़ी मांग रही है। यह घटना विवादास्पद है और पूरी तरह से मुझे निराश कर गया, क्योंकि यहाँ स्पष्टता पीड़ित को उसकी प्रतिक्रिया और परिणामी भावनाओं के लिए दोषी ठहराया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे या इस मामले की रिपोर्ट करने वाले लेखकों पर फैसला सुनाने की स्थिति में हूँ। एक और बात है जिसने मुझे परेशान किया, वह है धोखा देने वाले पति को उसकी ईसाई पत्नी द्वारा दी गई माफ़ी। यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है और अखंडता, स्वाभिमान और गरिमा की मेरी परिभाषाओं के खिलाफ है। कथात्मक रूप से लेखन मेरे लिए काफ़ी लंबा था। कुछ कहने के लिए हमेशा लेखक स्थितियों का इस्तेमाल कर वर्णन करते हैं। यह किताब कई सारी स्थितियों से भरी पड़ी है। यदि विषयानुकूल लेखन में स्थितियों को इधर उधर जोड़कर लिखी गई होती तो बहुत अच्छा होता। क्षमा याचना ऐसा विषय है जिसमें सभी लोग संघर्ष करते हैं। अगर इस विषय को एक व्यापक कोण से माफ़ी में धर्म के हिस्से को कम करके पेश किया होता तो और अधिक लोग इसको अपनाते। व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने के सही तरीके के बारे में या कोई माफ़ी में कुछ और भी उम्मीद करता है जो मैं नहीं करती, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। When sorry isn't enough इस मामले में जानकारी देता है और ये भी याद दिलाता है कि आप सोचें कि आप किससे माफ़ी मांग रहे हैं
और माफ़ी सिर्फ आप क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं नहीं है। इस किताब ने मुझे ना केवल ये जताया कि माफ़ी में क्या क्या शामिल है, बल्कि यह भी कि हर किसी की माफ़ी की भाषा एक नहीं होती। अब समझ में आया कि दूसरों द्वारा बोली जाने वाली माफ़ी की भाषा का पता होना कितना महत्वपूर्ण है। यह पढ़ने के लिए एक आसान किताब है, जिसके प्रत्येक अध्याय के अंत में विचार करने के लिए उपयोगी सवाल दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि पति पत्नी इस किताब को एक साथ पढ़ें, या कम से कम इस किताब में दी गई या ऑनलाइन में पॉलोजी लैंग्वेज टेस्ट लें। सच कहूँ तो हर कोई माफ़ी मांगने की कला में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं। चैपमैन ने फिर से अपने व्यापक योजना से कर दिखाया कि कैसे रिश्तों की कई कठिन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। यदि आप माफ़ी मांगने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या अपने रिश्ते में हुए नुकसान को ठीक करना चाहते हैं, तो इस किताब को एक मौका दें। अक्सर जिस तरह से आप माफ़ी मांगते हैं वह आपकी व्यक्तिगत भाषा है। तो पिछली बार की माफ़ी के बारे में सोचिए, आपने क्या क्या कहा था। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई। अधिक सकारात्मक और मनोरम पुस्तक समीक्षाओं के लिए books.com फॉलो ज़रूर करें। कृपया इस पुस्तक के बारे में अपने विचार और सुझाव हमारे साथ books.com के YouTube चैनल पर शेयर करें, या books.com/subhashini@gmail.com पर मुझे लिखें। अपडेट रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।